हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तरसेम जटैन और लेकर आ गए हैं पेज सीरीज 10th क्लास के लिए। इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, जो 10th क्लास के सभी चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, उनको वन शॉट वीडियो लेक्चर में हम लेकर आ रहे हैं रिवीजन पर्पज के लिए। क्योंकि एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं तो बच्चों को रिवीजन करने के लिए वन शॉट वीडियो लेक्चर की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम वो सब आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है रिवीजन के लिए वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, लेकिन समझते हुए हम रिवाइज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या क्या करेंगे इस पूरे चैप्टर में, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है, उनके एग्जांपल्स क्या है। स्टार्टिंग करते हैं चलिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से। तो सबसे पहला काम है हमारे पास बैलेंसिंग का। बैलेंसिंग, ठीक है बच्चे, बैलेंसिंग। ठीक है, एक बार देख लूं मैं कि स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रही वीडियो। चलिए भाई, अच्छी बात है। तो चलिए भाई इक्वेशन बैलेंस करते हैं। सबसे पहली मैं नॉर्मल इक्वेशन लिखता हूं यहाँ पर, Mg प्लस O2 गोज टू MgO। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास Fe प्लस H2O गोज टू Fe3O4 प्लस H2। इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। साथ में बैलेंस करेंगे हम इस इक्वेशन को, पोटेशियम प्लस H2O गोज टू KOH प्लस में H2। साथ में ही हम बैलेंस करने वाले इक्वेशन को, दैट इज N2 प्लस H2 गोज टू NH3 अमोनिया। इन चार इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे और स्टेप वाइज हम आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग का सिर्फ एक ही रूल है, और वो रूल ये है कि यहां पर जो लिखे हुए कंपाउंड है जैसे KOH है, आप इनके फॉर्मूलों के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। कैसे? जैसे यहां पर 4 लिखा हुआ, इसको मिटा नहीं सकते आप। 3 की जगह 4 नहीं लिख सकते। आप अपनी नंबर से अपनी तरफ से कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो, लेकिन वो नंबर सिर्फ आप आगे लिख सकते हो और कहीं नहीं लिख सकते। कहां लिख सकते हो? सिर्फ आगे। तो चलिए बैलेंस करें पहली इक्वेशन को। अरे सर ऑक्सीजन 2 है, सर यहां 2 लिख दो। गलत है बेटा, गलत। पाँव में कुछ नहीं लिख सकते, नहीं नहीं नहीं, आगे लिख सकते हो। सर ऑक्सीजन 2 है क्या, बीच में लिख दो। सर 2 नहीं लिख सकते। अरे फिर ऑक्सीजन को 2 कैसे बनाए, कैसे बनाए? तो आगे 2 लिख देते हैं, आगे 2। हो गई है ऑक्सीजन बैलेंस। लेकिन जैसे ही हमने आगे 2 लिखा तो मैग्नीशियम के भी कितने हो गए हैं? 2। तो इसका मतलब इस मैग्नीशियम के आगे भी क्या लिखना पड़ेगा? 2। तो चलिए चेक करिए, मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम 2। तो ये इक्वेशन हो गई है बच्चे बैलेंस। क्या हो गई है? बैलेंस। नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं भाई। चलिए देखिए देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर। सर यहाँ पर आयरन 1 है, यहाँ आयरन 3 है, इस 3 को मिटा दो। सर मिटाना नहीं है, गलत है, ये गलत है। तो क्या करिए, इस 3 को लिख दीजिए आगे, आयरन के आगे लिख दीजिए 3। तो हो गया है Fe क्या हो गया बच्चे? बैलेंस हो गया है। क्या हो गया? Fe बैलेंस हो गया। तो चलिए और क्या बैलेंस कर सकते हैं हम। जैसे ही हमने आयरन बैलेंस किया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले देखिए क्या बैलेंस हो सकती है आसानी से। ऑक्सीजन यहाँ कितनी है? 4। यहाँ कितनी है? 1। तो यहाँ 4 लिख दूं? नहीं, गलत। आगे 4 लिख दीजिए। हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। देखो 4, यहाँ पर भी 4। हाइड्रोजन पे आते हैं। यहाँ हाइड्रोजन कितनी होगी? 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई होगी बच्चे यहाँ पर। 4 2 जा 8। यहाँ हाइड्रोजन कितनी है? 2। तो इसके आगे लिख दूं 4, तो 4 2 जा 8। तो ये हो गई है बच्चे बैलेंस। चलिए यहाँ आते हैं बच्चे, यहाँ पर हाउ टू बैलेंस दिस इक्वेशन। चलिए जल्दी से करिए इक्वेशन को बैलेंस। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो सर यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो कैसे बैलेंस करें? चलिए यहाँ पर पोटेशियम के आगे क्या लिख देता हूं मैं? 2। क्या लिख देता हूं? 2। तो इसके आगे भी क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? 2 लिखना पड़ेगा। देखो 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम। भाई हीट एंड ट्रायल मेथड है, तुक्का विधि है। लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो भी अच्छी बात है। प्रैक्टिस करोगे तो लग जाएगा। ठीक है, 2 पोटेशियम आ गए। अब यहां पर पोटेशियम लिखने से ऑक्सीजन कितनी हो गई बच्चे? 2। देखो ऑक्सीजन 2, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितनी है? 1। तो इसके आगे 2 लिखना पड़ेगा आपको, ताकि ऑक्सीजन 2 हो जाए। हो गई है बैलेंस। हाइड्रोजन कितनी हो गई है? 4, लेकिन यहाँ कितनी है? 2 और 2 4 ही है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है भाई। अब क्या हो गई है? बैलेंस। नेक्स्ट आइए। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी है? 2। यहाँ कितनी है? 1। तो इसके आगे लिख दीजिए 2। तो नाइट्रोजन हो गई है 2। अब हाइड्रोजन कितनी हो गई है? 3 दूनी 6, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितनी है? 2। तो आगे लिख दीजिए 3। तो इस तरह से ये इक्वेशन भी क्या हो गई है? बैलेंस। तो हम इस तरह से हीट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशंस को क्या कर पाएंगे? बैलेंस कर पाएंगे। हमें जरूरत क्यों है इक्वेशंस को बैलेंस करने की? क्योंकि जो इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद जो इधर साइड का मास है और उस साइड का जो मास है वो इक्वल हो जाता है, जिससे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है हमारे पास, जो लॉ है वो वैलिड हो जाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कारण हमें इनको क्या करना पड़ता है? बैलेंस करना पड़ता है। तो ये इक्वेशन बैलेंस है। यदि मैं इसके ये नंबर हटा दूं
तो इसको बोले जाता है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। स्केलेटन मतलब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसको बोलते हैं। चलिए भाई अच्छी बात है, यहां पर था हमारे पास बैलेंसिंग, आई होप आपने सीखा है। चलिए बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारे पास आता है। व्हाट डू वी मीन बाय कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है बच्चे? जहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कितने हैं? 5। अब ये कितने हो गए हैं? 1। तो कॉम्बिनेशन क्या है बच्चे? कॉम्बिनेशन। कितने स्टूडेंट है? 50, लेकिन एक क्लास में आकर बैठ गए, लेकिन क्लास तो एक ही है ना, तो कॉम्बिनेशन है जहां पर दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर क्या बना लेते हैं? सिंगल प्रोडक्ट। 2 और मोर देन टू रिएक्टेंट्स फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। क्या बना लेते हैं बच्चे? सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं, वो क्या कहलाती है हमारे पास? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो बच्चों को मिलता है वो होता है C+O2 goes to CO2। लेकिन बच्चे कब तक ये एग्जांपल लिखेंगे आप? ये तो बिल्कुल ही छोटे लेवल का एग्जांपल हो गया। C+O2 CO2 से काम नहीं चलने वाला हमारे पास। आप एग्जांपल याद रखेंगे, CaOH ट्वाइस दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से क्या पास करेंगे? CO2 गैस। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चे? आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये रिएक्शन आप क्या करेंगे? याद करेंगे। आगे जाने देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड में आप क्या डालते हो? पानी। तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हालांकि इसमें पानी भी रिलीज होगा, बट फिर भी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आप याद करेंगे। यदि आप ये दोनों एग्जांपल देते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, तो आपके फुल एंड फुल मार्क्स मिलने के आपके 101% चांसेस हो जाते हैं। अच्छे एग्जांपल है भाई। मैं आपको बता दूं, ये कैल्शियम कार्बोनेट वही है जो सफेद रंग का होता है, व्हाइट कलर का, जिससे ताजमहल बना हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बच्चे क्या बोला जाता है? स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। भाई एक सेकंड रुकिए, क्या बोलते हैं इसको? स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है, बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है बच्चे? क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम में जब हम पानी डालते हैं तो क्या बनता है? स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम में से जब CO2 पास करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और ये दोनों ही, ये तीनों ही एग्जांपल किसके हैं बच्चे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे भाई धीरे धीरे डीकंपोजिशन रिएक्शन की तरफ। कहां बढ़ते हैं बच्चे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब है, एज द नेम सजेस्ट, डीकंपोज होना। डीकंपोज का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना। जहां पर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना लेता है, वो कहलाती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, क्या है बच्चे? आपके पास सिंगल रिएक्टेंट है और वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। ब्रेक किसमें? दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। ठीक है, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स में यदि ब्रेक हो जाता है तो वो कहलाता है हमारे पास डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाती है। 3 तरह का डीकंपोजिशन हमारे पास होता है। पहला है हमारे पास थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन है हमारे पास। सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। थर्ड है हमारे पास बच्चे फोटोलिटिकल डीकंपोजिशन। फोटोलिटिकल डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन में क्या होता है? हमें हीट के कारण डीकंपोजिशन होता है। कहीं पर हमें हीट देनी पड़ती है, मतलब गर्म करना पड़ता है, तब कोई रिएक्टेंट टूटता है प्रोडक्ट के अंदर, तो कहलाता है थर्मल डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन में हमें क्या देना पड़ता है बच्चे? करंट। करंट लगाने से यदि कहीं पर डीकंपोजिशन होता है तो कहलाता है इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। फोटोलिटिकल डीकंपोजिशन में हेल्प लेनी पड़ती है बच्चे हमें सनलाइट की। किसकी हेल्प लेनी पड़ती है? सनलाइट की हेल्प लेनी पड़ती है। यदि डीकंपोजिशन हो रहा है सनलाइट की हेल्प से तो फोटोलिटिकल डीकंपोजिशन है। यदि डीकंपोजिशन हो रहा है करंट की हेल्प से तो इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन है। यदि डीकंपोजिशन हो रहा है हीट की हेल्प से, गर्म करने से, तो थर्मल डीकंपोजिशन है। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं बाकी तीनों के। दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट को बच्चे जब आप गर्म करते हो तो CaO बनता है और क्या बनता है? CO2। ये थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जाम्पल है जो आप याद करेंगे। किसका एग्जाम्पल है? थर्मल डीकंपोजिशन का। इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन की बात करें तो बच्चे आप पानी में से क्या पास कर सकते हो? करंट पास कर सकते हो।
तो हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और कौन सी गैस बन जाएगी, ऑक्सीजन गैस। ये एग्जांपल है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का। फोटोलिटिकल डिकम्पोजिशन की बात करें तो AgBr सिल्वर ब्रोमाइड में से जब आप सनलाइट पास करते हो, H न्यू सनलाइट का सिंबल होता है, तो यहां पर बन जाएगा बच्चे Ag प्लस में Br2, ठीक है। तो ये एग्जांपल है आपके पास किसका, सनलाइट के डिकम्पोजिशन मींस फोटोलिटिकल डिकम्पोजिशन का। तो ठीक है बच्चों, ये तीनों एग्जांपल हमारे पास अलग अलग डिकम्पोजिशन के। भाई थर्मल डिकम्पोजिशन में दो रिएक्शन हो रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको करवाई नहीं जाती जनरली। एक है हमारे पास लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन बच्चे, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, और एक है हमारे पास FeSO4 का डिकम्पोजिशन। दोनों ही थर्मल डिकम्पोजिशन में काउंट होने वाले, तो याद कर लीजिए आज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होगा तो लेड ऑक्साइड बनेगा बच्चे, क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड हमारे पास बनेगा। NO3 है तो कौन सी गैस निकल जाएगी, NO2, और प्लस NO2 है और कौन सी गैस निकल जाएगी हमारे पास, ऑक्सीजन। कौन सी गैस निकल जाएगी, ऑक्सीजन। जब लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन होता है तो NO2 गैस निकलती है। याद रखिए NO2 गैस कैसे रंग की होती है बच्चे, ब्राउन कलर की होती है, फ्यूम्स होते, धुएं होते, भूरे रंग के दिखेंगे आपको। जब आप आयरन सल्फेट को डिकम्पोज करते हो तो बनता है आयरन का ऑक्साइड Fe2O3, SO2 गैस निकलती है, और कौन सी गैस निकलती है बच्चे, SO3 गैस। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों भी थर्मल डिकम्पोजिशन में आते हैं, और कई बार CBSE से क्वेश्चन पूछ लेती है। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में और एग्जांपल यदि हम ले तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपके पास है Al2O3, इसमें से आप क्या पास करते हो, करंट, तो एल्यूमिनियम अलग हो जाता है और ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग। दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। NaCl है बच्चे, सोडियम क्लोराइड है, नमक है, उसमें से भी यदि आप क्या पास करते हो, करंट, तो सोडियम अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, अलग। ये भी क्या है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। फोटोलिटिकल डिकम्पोजिशन में एक और आता है हमारे पास AgCl, सनलाइट डालते हो तो क्या बन जाता है बच्चे, Ag प्लस में क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, रिलीज। तो देख लीजिए भाई ध्यान से, थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल, और फोटोलिटिकल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन की तरफ, और वो है हमारे पास एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है। तो ध्यान से समझना भाई, एक्सो का मतलब है यहाँ पर एग्जिट, समझा रहा हूं, ट्रिक बना रहा हूं। एग्जिट का मतलब जहां पर एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज। ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पर केमिकल रिएक्शन होने के बाद थर्म का मतलब एनर्जी, थर्म का मतलब है बच्चे यहाँ पर एनर्जी, एग्जिट मतलब रिलीज होती है, तो वो कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बट एंडोथर्मिक में वो आपसे एनर्जी लेंगी। केमिकल रिएक्शन यदि आपसे एनर्जी लेती है तब जाके वो हो रही है तो एंडोथर्मिक है, लेकिन कोई केमिकल रिएक्शन यदि आपको एनर्जी दे रही है तो वो कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड, एनर्जी ली जाती है, एंड द रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक कहलाती है। चलिए भाई एंडोथर्मिक एग्जांपल लेते हैं। सारी की सारी जो डीकंपोजिशन रिएक्शन आई थी अभी अभी पीछे, डीकंपोजिशन क्या है, वो एंडोथर्मिक के एग्जांपल थे। बताइए डीकंपोजिशन में थर्मल डीकंपोजिशन था, कैल्शियम कार्बोनेट, बताइए उसको हीट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, हीट कर रहे हो तो इसका मतलब एनर्जी दे रहे हो, तो क्या बनेगा, CaO प्लस CO2। तो आपको अलग से एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं है, पीछे जो हम पढ़ के आए हैं डीकंपोजिशन कॉम्बिनेशन के, वही एग्जांपल यहाँ पर काम आ जाएंगे हमारे पास। तो ये क्या है बच्चे, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। क्या था हमारे पास, लेड नाइट्रेट को हीट कर रहे थे, PbNO3 ट्वाइस को क्या कर रहे थे, हीट, लेड ऑक्साइड बन रहा था, NO2 गैस रिलीज हो रही थी, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही थी। किसका एग्जांपल है बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का। और बहुत सारे एग्जांपल है आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां पर एनर्जी रिलीज होती है बच्चे, C+O2, देखिए CO2 बना रहा था, कोई भी चीज बर्न कर रही है बच्चे, जहां पर भी कोई चीज जल रही है तो वो हमेशा कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। लकड़ी का जलना, पेट्रोल का जलना, फ्यूल का जलना, सब कुछ एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आता है। हम ग्लूकोज खाते हैं C6H12O6 और ऊपर से ऑक्सीजन का सांस लेते हैं बच्चे, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन का सांस। हीमोग्लोबिन होता है उस ब्लड के अंदर, तो क्या बनती है, CO2 प्लस में H2O बनता है। मतलब हमारा जो श्वसन प्रक्रिया है, हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वो भी कैसी रिएक्शन है हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चूना जो क्विक लाइम होता है उसमें जब आप पानी डालते हो बच्चे तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यहां पर भी एनर्जी रिलीज होती है, तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
तो ये एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल है, ये एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं पेज सीरीज में अगला एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है? जब कोई पावरफुल रिएक्टेंट या केमिकल आकर कम एनर्जी वाले को उठाकर फेंक दे। मान लीजिए आपकी क्लास में कोई बच्चा बैठा बेंच पे और कोई उससे तगड़ा बच्चा आकर उसको उठाकर उसकी जगह बैठ जाए, तो इसका मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन। तो क्या होना चाहिए, जहां पर मोर रिएक्टिव, कौन बच्चे, मोर रिएक्टिव स्पीसीज लेस रिएक्टिव स्पीसी को क्या कर देती है, उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देती है, तो वहां पर रिएक्शन हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसा कि यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज मैंने आपको दे रखी है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है बच्चे पोटेशियम और यहां पर सबसे कम रिएक्टिव है सिल्वर। मैंने इतनी ही रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है, तो ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ रही है, ऊपर की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ रही है। तो बताइए, क्या यदि मैं कैल्शियम की H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाऊं तो क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? बताना है आपको। क्या जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाऊं तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी? क्या आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाऊं तो क्या ये होगी? क्या आयरन की जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन होगी और या नहीं होगी? या पोटेशियम की रिएक्शन आयरन सल्फेट के साथ होगी या नहीं होगी? तो क्या जिंक की रिएक्शन पोटेशियम सल्फेट के साथ होगी या नहीं होगी? आपको देखना इसकी हेल्प से। बताइए, कैल्शियम क्या हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है? हाँ जी सर, कैल्शियम ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे, तो ये धक्का मारेगा तो कैल्शियम सल्फेट बनेगा और क्या बनेगी, यहां पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव बच्चे जिंक, बिल्कुल है भाई। जिंक कॉपर को धक्का मारेगा तो जिंक सल्फेट बनेगा और क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या आयरन कॉपर को धक्का मार पाएगा? आयरन कॉपर को बिल्कुल मार पाएगा, तो आयरन सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा हमारे पास, कॉपर बनेगा। क्या आयरन जिंक को धक्का मारेगा? नहीं, देयर विल बी नो रिएक्शन। क्या पोटेशियम आयरन को धक्का मार पाएगा? बिल्कुल भाई, तो बनेगा K2SO4 प्लस में आयरन। क्या जिंक पोटेशियम को धक्का मार पाएगा? तो आंसर आएगा नहीं। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मोर रिएक्टिव स्पीसीज यदि लेस रिएक्टिव स्पीसीज को धक्का मारकर हटा रही है तो कौन सी रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है बच्चे, आयंस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है हमारे पास, आयंस का एक्सचेंज होता है। देखते हैं भाई किस तरह से आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज में यहां पर सी आएगा भाई। देखिए मेरे पास है यहां पर बच्चे AgNO3 प्लस NaCl। तो देखिए क्या है, सिल्वर पे प्लस, नाइट्रेट पे माइनस, Na पे प्लस, Cl पे माइनस, आयंस है इसमें, तो आपस में आयंस चेंज हो जाएंगे। सिल्वर Ag चला जाएगा क्लोरीन के साथ तो बन जाएगा AgCl, प्लस में NO3 चला जाएगा Na के साथ तो क्या बन जाएगा बच्चे, NaNO3। तो बोलिए दोहरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या डबल डिस्प्लेसमेंट? व्हेनेवर इन अ रिएक्शन आयंस गेट एक्सचेंज इन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड में आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, सच रिएक्शंस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है। क्लियर है? क्लियर है नहीं है? देखिए भाई डबल डिस्प्लेसमेंट यहां पर किस तरह से रिएक्शन हुई है, यस और नो, यस और नो, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं, हमारे पास BaCl2 प्लस में H2SO4, बताइए क्या बनेगा। ये यहां से टूटेगा, ये यहां से टूटेगा, बेरियम चला जाएगा सल्फेट के साथ तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, प्लस H2 चली जाएगी क्लोरीन के साथ तो क्या बन जाएगा बच्चे, 2HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहां पर बन जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर। CuSO4 प्लस में H2S, देखिए यहां पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी रिएक्शन, ये यहां से ब्रेक, ये यहां से ब्रेक, कॉपर मिल जाएगा किसके साथ, सल्फाइड के साथ तो क्या बन जाएगा, Cus प्लस H2 चला जाएगा SO4 के साथ तो क्या बन जाएगा बच्चे, H2SO4 बन जाएगा। तो ये सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्लियर है? फिर यहीं पर कर लेते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, व्हाट डू वी मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? नोट कर लीजिए भाई, ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो बनने वाले प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा, सॉलिड जो वाटर इनसोल्यूबल होगा। क्या होगा बच्चे, वाटर इनसोल्यूबल, और वो नीचे बैठ जाएगा तो वो कहलाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
इंग्लिश में बताता हूं, आप नोट करते रहिए, लिखने का हमारे पास टाइम नहीं भाई, पेज सीरीज में हम लिखेंगे नहीं। द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सॉलिड एंड वाटर इनसोल्यूबल विच सेटल्स डाउन, जो कहां बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, सच रिएक्शंस आर नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यदि आपको पता हो तो यहां पर जो AgCl है बच्चे, इसके प्रेसिपिटेट बनते हैं, पीपीटी मींस प्रेसिपिटेट। यहां पर बेरियम सल्फेट के क्या बनते हैं बच्चे, पीपीटी प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। क्या बनेंगे बेरियम सल्फेट के, यहां पर प्रेसिपिटेट बनेंगे, ठीक है। यहां जो कॉपर सल्फाइड लिखा हुआ इसके भी प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो मैंने आपको तीनों रिएक्शन वो रिएक्शन दी है जिसमें प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। तो जहां पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ जाए या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आ जाए, ये तीनों एग्जांपल बस झपट से चिपका देना आप लोग, और जहां डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो ये रिएक्शंस आप कर लेंगे आसानी से। तो आई होप आपको क्लियर है व्हाट डू वी मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, double displacement reaction and specifically precipitation reaction. All these reactions are precipitation reaction and also double displacement reaction. Let's proceed to next type of chemical reactions. तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में प्रोसीड करें तो हमारे पास आती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शन। देखिए, एज द नेम सजेस्ट, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है बच्चे, गेन ऑफ ऑक्सीजन। गेन ऑफ ऑक्सीजन यदि कहीं पर हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और यदि कहीं पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो इट मींस रिडक्शन है। और गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन है। यदि हमारे पास गेन ऑफ, सॉरी यहां पर भाई लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन यदि कहीं पर हो रहा है तो भी इसका मतलब क्या है बच्चे, ऑक्सीडेशन है। लेकिन कहीं पर यदि गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो इट मींस रिडक्शन है। अच्छा, ये दोनों होने जरूरी नहीं है ऑक्सीडेशन में कि ऑक्सीजन का गेन भी होना जरूरी है कंफर्म, और हाइड्रोजन का लॉस भी होना जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों में से कोई एक काम भी यदि हो रहा है तो भी उसका मतलब ऑक्सीडेशन है। ऐसा ही यहां पर यदि दोनों में से एक काम भी हो रहा है तो उसका मतलब रिडक्शन है। एक और डेफिनेशन होती है भाई, कहीं पर यदि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट मींस ऑक्सीडेशन, और कहीं पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट मींस रिडक्शन है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में किस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख सकते हैं, तो आप रिडोक्स रिएक्शन टाइप करें जटैंड क्लासेस के साथ, जटैंड क्लासेस रिडोक्स रिएक्शन, तो आपके पास पूरा ब्यौरा आ जाएगा उसके बारे में। लेकिन यहां पर हम 10th क्लास का क्योंकि क्विक रिवीजन करवा रहे हैं तो उसके बारे में डिटेल से बात हम नहीं करेंगे। तो व्हाट डू वी मीन बाय ऑक्सीडेशन, द केमिकल रिएक्शन इन विच either gain of oxygen or loss of hydrogen is taking place are known as oxidation reaction. What do we mean by reduction reaction, the reactions in which either loss of oxygen or gain of hydrogen is taking place are known as redox reaction, sorry reduction reaction, reduction. बट कहीं पर यदि ये दोनों हो रहे हैं, मींस गेन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज रिडोक्स रिएक्शंस। उनको क्या बोलेंगे, रिडोक्स रिएक्शन बोलेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं भाई, CuO प्लस H2 goes to Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O। तो सोचिए ध्यान से, जरा थोड़ा सा ध्यान से सोचिए, क्या CuO में ऑक्सीजन है? हाँ है। CuO से बच्चे क्या बना है, Cu बना है, नहीं बना है? सर बना है। क्या ऑक्सीजन चली गई है? हाँ जी। तो क्या मैं लिख दूं, ऑक्सीजन लॉस्ट, ऑक्सीजन लॉस हो गई है। तो बताइए ऑक्सीजन का लॉस होना क्या कहलाता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। तो बताइए इस स्टेप में रिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ? RDN का मतलब है, REDN का मतलब है रिडक्शन। बोलिए ऑक्सीजन चली गई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो बोलिए रिडक्शन हुआ है या नहीं हुआ? सर बिल्कुल रिडक्शन हुआ है। अच्छा बच्चे, किसका रिडक्शन हुआ है? यहां पर क्वेश्चन करते हैं पहले, which is reduced, रिडक्शन किसका हुआ है? ध्यान से समझना इस पॉइंट को, रिडक्शन किसका हुआ है? CuO का ना, जिसने ऑक्सीजन लॉस की है, जिसने ऑक्सीजन लॉस की है उसका रिडक्शन हुआ है। तो CuO ने ऑक्सीजन लॉस की है ना, तो किसका रिडक्शन हुआ है? CuO का। सेकंड पॉइंट, बच्चे बोलेंगे कॉपर का रिडक्शन, अरे बेवकूफ हो गया, कॉपर तो रिडक्शन होने के बाद बना है। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच
इन विच CuO इज रिड्यूस्ड। इसका आंसर देखिए बच्चे क्या है। इस क्वेश्चन का मतलब समझिए पहले क्या है कि CuO का रिडक्शन हुआ, ये तो हम बात मान गए। इन विच मतलब उसका रिडक्शन किस में हुआ है, उसका रिडक्शन होने के बाद क्या बना है। तो क्या बना बच्चे उसके रिडक्शन होने के बाद, Cu बना या नहीं बना। सर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ है। थर्ड क्वेश्चन आते भाई, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है बच्चे, सोचिए ऑक्सीडेशन किसका हुआ, जिसको ऑक्सीजन मिली है। देखो क्या H2 के पास ऑक्सीजन है, नहीं। क्या आगे चलकर H2 के पास ऑक्सीजन आ गई, सर आ गई। तो बताइए H2 को ऑक्सीजन मिल गई तो इसका क्या हो गया है बच्चे, ऑक्सीडेशन हो गया, नहीं हो गया है, यस और नो, बिल्कुल। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसको ऑक्सीजन मिली है, जिसको ऑक्सीजन मिली है, किसको मिली है, हाइड्रोजन को। तो H2 इज ऑक्सीडाइज्ड, H2 इज ऑक्सीडाइज्ड, क्लियर। इसी में फोर्थ, किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, इन विच H2 इज ऑक्सीडाइज्ड। कहां ऑक्सीडेशन, किस में ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब H2 का ऑक्सीडेशन किस में हुआ, पानी में, ठीक है। H2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होने के बाद पानी बना है। भाई क्लियर करिए इस चीज को। क्या ये रिडॉक्स रिएक्शन है, हाँ देखो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। तो बच्चे क्लियर करें पॉइंट को, जिसने ऑक्सीजन लॉस की है उसका तो क्या हुआ है, रिडक्शन। और रिडक्शन होने के बाद जो बना है, इन विच CO इज रिड्यूस्ड, दैट इज कॉपर। जिसने ऑक्सीजन ली है, हाइड्रोजन ने ली है, तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका नहीं हुआ ऑक्सीडेशन। ये तो ऑक्सीडेशन होने के बाद बना है। तो H2 इज ऑक्सीडाइज टू वाटर। ये पॉइंट क्लियर है नहीं है, बिल्कुल है क्लियर सर। चलिए यहां पर देख लेते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पहचानेंगे, तो सीधा सा एक पॉइंट, एक लाइन में आंसर दे रहा हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानने की सीधी ट्रिक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना है तो ये देख लो, ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या होता है, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ है, बस वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बस। और बोलो, चलिए रिड्यूसिंग एजेंट पे जानते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, कुछ सोचना नहीं है आपको, दिमाग नहीं लगाना भाई। रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, बस जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए इसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानते हैं, बताओ। CuO तेरा क्या हुआ है, बोला मेरा तो रिडक्शन हुआ, मेरी तो ऑक्सीजन भाग गई, मेरा तो रिडक्शन हुआ, तेरा रिडक्शन हुआ है ना। तो जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो CuO है बच्चे, ये कैसा एजेंट है, यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है यहां पर। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। H2 तेरा क्या हुआ है, बोली मेरा तो ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पर हाइड्रोजन कैसा एजेंट है बच्चे, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर और नो, यस और नो में आंसर दे भाई कमेंट में जाकर, बिल्कुल अच्छे से। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इसी का देखते हैं एक और। तो चलिए भाई एक और एग्जांपल आ गया हमारे पास, H2S प्लस O2 H2O प्लस S। डायरेक्ट देखना है सीधा। देखो यहां पर H2S के पास, सल्फर के पास हाइड्रोजन है, लेकिन यहां इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो बताइए सल्फर की हाइड्रोजन चली गई, सल्फर की हाइड्रोजन चली गई, सल्फर की हाइड्रोजन चली गई, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, देखो देखो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। बोलिए बच्चे यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है नहीं हुआ, यस और नो, है ना। ऑक्सीजन को देखो बेचारे, ऑक्सीजन को तो हाइड्रोजन मिल गई, तो जिसको हाइड्रोजन मिल जाती है, गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या हो जाता है बच्चे, रिडक्शन हो जाता है, यस और नो। तो बताइए पहला क्वेश्चन, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। सेकंड, किसका रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, O2 का रिडक्शन हुआ है। तो चलिए बताइए थर्ड क्वेश्चन, H2S का ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बना है, H2S का ऑक्सीडेशन होने के बाद बना है बच्चे सल्फर। फोर्थ क्वेश्चन, ऑक्सीजन का रिडक्शन होने के बाद क्या बना है, तो क्या बना है बच्चे, पानी। या ऐसे पूछ सकते हैं H2S का ऑक्सीडेशन किस में हुआ है, सल्फर में। O2 का रिडक्शन किस में हुआ है, पानी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जिसका रिडक्शन हुआ है, जिसका रिडक्शन हुआ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन किसका हुआ भाई? ऑक्सीजन का हुआ है। रिडक्शन किसका हुआ है? ऑक्सीजन का। तो यहां पर ऑक्सीजन कैसा एजेंट है? यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2S का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो ये कैसा एजेंट है बच्चे? रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। बताओ यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो कौन सी रिएक्शन है? रिडोक्स रिएक्शन। रिड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन भी समझ गए, रिडक्शन भी समझ गए, रिडोक्स भी समझ गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट भी समझ चुके हैं। आई होप आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडोक्स अच्छे से क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट आती है हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है इन विच एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस मिलकर पानी और नमक, सोल्ट बना लेते हैं, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। बोले भाई एसिड बेस को एक दूसरे को क्या कर देंगे? न्यूट्रल कर देंगे ना, तो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी। एग्जांपल है हमारे पास HCl प्लस NaOH। तो क्या होगा? देखिए भाई यहां से NaCl, H और OH मिलकर पानी बना लेंगे, तो NaCl प्लस में क्या बन जाएगा? पानी। यस यस यस, जो आपके दिमाग में आ रहा है। इनको आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी लिख सकते हो। देखो H पे प्लस Cl पे माइनस, Na पे प्लस OH पे माइनस, तो NaCl H2 बन गया। बिल्कुल सर। H2SO4 प्लस KOH, तो ये हुआ एसिड, ये हुआ बेस, तो K2SO4 बन जाएगा यहां पर। K2SO4 प्लस OH और H मिलकर क्या बना लेंगे बच्चे? पानी बना लेंगे। तो इस तरह से जब वहां पर एसिड और बेस रिएक्ट करके सोल्ट और पानी बना रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। भाई फॉर्मूले बनाने आपको आने चाहिए, पहला तो पॉइंट ये है। यदि आपको फॉर्मूले बनाने अच्छे से सीखने हैं तो आप फॉर्मूला मेकिंग जेट क्लासेस टाइप कर सकते हैं, तो आपको वो वीडियो लेक्चर मिल जाएगा जिसमें फॉर्मूले बनाने सिखाए गए हैं। या वैलेंसी निकालनी, वैलेंसी लिखकर जेट क्लासेस लिखिए, तो आपको वो वीडियो लेक्चर वहां पर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं हमारे पास, और वो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। क्या है बच्चे हमारे पास? कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन का मतलब समझना है आपको क्या है। कोरोजन का मतलब है जैसे मेटल्स वगैरह है, आपके आसपास लोहा होगा, आयरन है, या एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, कॉपर है, जब उनको आप एनवायरनमेंट में एक्सपोज करते हो, इस पर्यावरण में खुला छोड़ते हो, तो वो हवा के साथ, नमी के साथ, पानी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, बहुत सारी गैसेस के साथ रिएक्ट करके उन पे जंग सा लग जाता, कोई लेयर आ जाती, कोई ब्लैक कलर की हो जाती, कोई कुछ। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। ठीक है। व्हेन मेटल्स आर exposed into environment, they react with environmental gases or moisture. This is known as corrosion। क्या बोलते हैं इसको? corrosion। स्पेसिफिकली जो आयरन का corrosion होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं, कि जंग लग गया है। रस्टिंग क्या बोलते हैं? रस्टिंग, जंग लग गया है। स्पेसिफिकली जो एल्यूमिनियम का corrosion होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, वो प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है बच्चे। क्या बना लेता है? प्रोटेक्टिव लेयर, जो एल्यूमिनियम को आगे खराब होने नहीं देती है। हाउ कैन वी प्रिवेंट करोजन? आप करोजन को कैसे रोक सकते हैं? तो पहला बच्चे आप क्या कर सकते हो? पेंट कर सकते हो, भी पेंट लगा दीजिए। दूसरा आप ऑयलिंग कर दीजिए या ग्रीज लगा दीजिए, वहां पर क्या कर दीजिए? ग्रीज लगा दीजिए। तीसरा है आप मॉइस्चर से उसको दूर रख सकते हैं। मॉइस्चर से अवे मतलब उसको क्या कर दीजिए? दूर कर दीजिए, नमी से दूर करिए। चौथा आता है बच्चे हमारे पास सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या है? यदि आपको मार्कर को बचाना है, मान लो मार्कर को बचाना है इसको, और ये एक लेस रिएक्टिव मेटल है मार्कर वाली, तो इसके ऊपर मोर रिएक्टिव मेटल लपेट दो ऐसे। तो बताइए जब जंग या पानी के साथ जब रिएक्शन करनी होगी तो लेस रिएक्टिव मेटल पहले करेगी या मोर रिएक्टिव? तो मोर रिएक्टिव पहले करेगी ना। तो मोर रिएक्टिव
इसको बचाने के लिए जंग से रिएक्शन करके खुद खत्म हो जाएगी, अपना त्याग कर देगी, अपना सेक्रीफाइस कर देगी। यही है सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। क्या है बच्चे? सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। समझो भाई, मेरे को बचना है, मान लो कहीं पर लड़ाई होगी और मेरे को कोई मारेगा, तो मेरे साथ मैं ऐसे बंदे को रखूंगा जो मेरे से भी फास्ट है लड़ाई करने में। तो बताइए, सामने वाले लड़ाई करेंगे मेरे से करेंगे पहले उससे, वो खुद करेगा उनसे, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव है ना। तो किसी मेटल के साथ ज्यादा रिएक्टिव मेटल को आप रख देते हैं तो पहले मोर रिएक्टिव मेटल रिएक्ट करेगी, जिसे वो खत्म हो जाएगी, मोर रिएक्टिव मेटल, और इसी को क्या बोलते हैं? सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। फिफ्थ आता है बच्चे, आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दीजिए उसके ऊपर। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब लेयरिंग कर दीजिए। लेयरिंग मतलब किसी मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की परत लगा दीजिए। परत क्या लगा दीजिए? पतली सी परत, लेस रिएक्टिव मेटल की, तो वो एनवायरमेंट से रिएक्ट करेगी नहीं, तो अंदर वाली मेटल बची रहेगी। जैसे लोहे के दरवाजों पर वही सोना लगा दो, बाहर आपका जो लोहे का दरवाजा है उसके ऊपर क्या लगा दो? सोना। आप सोना तो रिएक्ट करेगा नहीं, अरे सर दरवाजा ही उखाड़ कर ले जाएंगे, फिर तो और भी दिक्कत हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं? एनोडाइजिंग करते हैं भाई। क्या करते हैं? एनोडाइजिंग करते हैं, ठीक है। मतलब एनोडाइजिंग का मतलब क्या होता है? एल्यूमिनियम चढ़ाना। क्या चढ़ाना? एल्यूमिनियम। कई जगह पे गैल्वनाइजेशन भी होती है। गैल्वनाइजेशन, गैल्वनाइजेशन का मतलब होता है बच्चे जिंक लगा देना ऊपर, जिंक चढ़ा देना। क्या कहलाता है? गैल्वनाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है कोरोजन, और ये होता है हमारे पास रस्टिंग, और ये था हमारे पास प्रोटेक्ट कैसे करेंगे कोरोजन से। आते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब है जो ऑयली स्टफ होता है भाई हमारे पास, जो ऑयली फूड होता है, ऑयली फूड, जब उसको हम एक्सपोज करते हैं, खुला छोड़ते हैं तेल से बने हुए खाने को, तो उसकी जो स्मेल है बच्चे, वो जो स्मेल है और जो उसका टेस्ट है, वो क्या हो जाता है? स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। The taste and smell of oily food gets spoiled when it is exposed to environment. जब उसको खुला छोड़ते हैं तो उसकी स्मेल और टेस्ट खराब हो जाते हैं। दिस इज नोन एज रेंसिडिटी। इसी को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोला जाता है। तो जैसे आप कुरकुरे चिप्स खाते हो, उसको खुला छोड़ दो तो 10-15 मिनट में आप खाओगे तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, स्मेल्स भी हो सकती है। यदि लंबे टाइम तक खुला छोड़ दिया तो वो करकराहट नहीं रहेगी उसके अंदर, तो इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी से बचने का सीधा सा मतलब है, या तो आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दो, जो आपके जो फूड है उसको एयर टाइट कंटेनर में रख दो जहां हवा जा ही नहीं सकती है, या आप क्या कर सकते हैं? उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर सकते हो भाई। क्या फिल कर सकते हो बच्चे उसके अंदर? नाइट्रोजन गैस। क्यों करते हैं नाइट्रोजन गैस फिल? क्योंकि नाइट्रोजन गैस लेस रिएक्टिव होती है। क्या होती है? लेस रिएक्टिव, इसलिए नाइट्रोजन गैस फिल करी जाती है। कई बार फूड में भाई एंटीऑक्सीडेंट्स भी डालने पड़ते हैं हमें, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स दो के नाम बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है BHA और एक है हमारे पास BHT। BHA की फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, फूड का ऑक्सीडेशन होने से ये बचाते हैं, मतलब खराब होने से खाने को बचाएंगे। जनरली घर पे जो अचार वगैरह होता है वो लंबे टाइम तक चलता है क्योंकि उसमें तेल होता है, तो तेल भी क्या करता है? फूड को रेंसाइड होने से बचाता है। नमक डालते हैं भाई, जैसे मीट वाले लोग हैं वो मीट बेचते हैं जो नमक डालते हैं उस पर, क्योंकि वो खराब नहीं होने देता। तो ये भी ऐसे होते हैं जो फूड को खराब होने से बचाते हैं। तो आई होप भाई हमारे पास आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है और आपको समझ में आया है। तो इस तरह से हमने फास्ट रिवीजन सीरीज में हमारा जो आज का चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन वो कंप्लीट कर लिया है। तो हम चारों चैप्टर या पांचों चैप्टर जो है केमिस्ट्री के, वो ऐसे ही फास्ट सीरीज में हम रिवाइज करने वाले हैं जल्दी जल्दी। वीडियो लेक्चर कैसा लगा भाई आप कमेंट में जाकर जरूर बताएं, और नए हैं तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी केमिस्ट्री को एंजॉय कर सकें मेरे साथ। तो भाई चारों चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम एक और पेज सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बोर्ड्स के, CBSE स्पेसिफिकली फोकस रहेगा। तो CBSE बोर्ड के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम लेकर आएंगे। आपको लग रहा होगा कि सर ये रिवीजन तो करवा दे, तो आपने क्वेश्चंस अभी तक क्यों नहीं करवाए हैं? तो उसके लिए हम अलग से पेज सीरीज लेकर आएंगे। किसी भी तरह का कोई भी सजेशन है कमेंट में जाए, मोस्ट वेलकम है आपका उस सजेशन की तरफ
बड़े अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। तो बने रहें ज़ेटैन क्लासेस पे।